नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वेटेज जो है चैप्टर है, जो आपको एग्जाम बोर्ड में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और देखेंगे कि आखिर हेल्थ क्या है, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है आई एम हेल्दी यानी उसको होना है तो उसको फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, एज वेल एज सोशली फिट होना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर की इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी मतलब कह सकते हैं कि डिजीज से लड़ने की जो क्षमता उसके अंदर एबिलिटी है यानी उसकी इम्यूनिटी है, वो उसको प्रभावित कैसे किया जा सकता है। बर्थ से भी हो सकता है कोई रोग हो जाए, या हो सकता है कुछ आपका लाइफ स्टाइल ये भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे तमाम चीज आज आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे, आप लोग एक कॉपी निकाल लीजिए और जो लिखाएंगे उसको नोट्स करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए, ये चैप्टर 8 होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखिए ह्यूमन के हेल्थ के विषय में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यानी इसमें बात करेंगे कि वास्तव में इम्यूनिटी क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो धीरे धीरे उसके पॉइंट में लिखते चलेंगे। तो आप लोग ये निकाल लीजिए और लिखते चलेंगे, लिख लेंगे आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आर our immune system maintains our health, ठीक है ना। which क्या होता है ये, which affected क्या होते हैं, which affected by many factor। यानी इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये क्या होता है, एंड दैट आर आवर इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को जो मेंटेन करने की बात होती है, यानी हमारा क्या मेंटेन करता है ये, आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके पास है, हमारे इम्यून सिस्टम के पास है। उसी इम्यून सिस्टम को कौन कौन प्रभावित कर सकता है उसी के बारे में लिखा है, इट कैन अफेक्टेड बाई मेनी फैक्टर। अब उसमें देखेंगे क्या हो सकता है, जैसे लिख सकते हैं भाई, इसमें लिखना होगा, लिख लेंगे आप इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी हम इसमें कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में कहां से ही होगा, फ्रॉम बर्थ, दैट इज डिफिशियंसी कहिए या कोई चीज डिफेक्ट भी हो सकता है, डिफेक्ट ऑफ थिंग्स, यानी हो सकता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर किसी व्यक्ति में, मान लीजिए कोई डिफिशियंसी हो गई, कोई जीन था, जो जीन कोई प्रोटीन बना रहा था, वो प्रोटीन ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, उसका उसमें कोई म्यूटेशन हो गया। या हो सकता है कि वो जीन उसमें है ही नहीं, जिसमें मान लेते हैं कि उसके कह सकते हैं कि आई को कलर देने वाला जो जीन था, किसी व्यक्ति में जीन डिफिशियंसी हो गया, कम हो गया, या बना था लेकिन डिफेक्ट हो गया, उसमें कोई दिक्कत हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो ऐसे जब कोई चीज दिक्कत हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। दूसरा कह देंगे इन्फेक्शन, किसके द्वारा होगा भाई, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में तीसरा लिख लेंगे यहीं पे, पहले आप तीसरा लिख लेंगे लाइफ स्टाइल, that is lack of food, water and exercise, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि health means a person fit from, अभी बताया था ना, का फिट होना चाहिए उसका भाई, मेंटल, सोशल, है ना, फिजिकली वो फिट होना चाहिए। तो वही लिखा है फिट फ्रॉम, कहां से, फिट फ्रॉम मेंटली,
फ्रॉम, पहले फिजिकली, फ्रॉम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसी में एक लाइन और लेंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है ना। पर्सनल हाइजीनी, क्या कहते हैं उसको, हाइजीनी हो जाएगा। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, यानी हम कह सकते हैं कि पर्सनल हेल्थ मतलब होता है कि वो पर्सन फिट होता है। कहाँ से, फिजिकल फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, यानी कि चुस्त दुरुस्त होना दिखे, आपको दिखे। अब ये नहीं कि दुबला पल्ला बिल्कुल हो, है वो नहीं होना चाहिए। मेंटली फिट हो जाना चाहिए, यानी कि आपको कोई चीज कहा जा रहा है तो आप आराम से उस चीज को समझ सकते हैं। समाज में क्या करना है, कैसे करना है, वो सोशली के रूप में जाना जाता है। समझ लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, और आप फिजिकली दुरुस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, और आपकी बिल्कुल फिजिकल मेंटल सब फिट है। लेकिन सोशल में क्या हो जाएगा कि आप चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, अब गाड़ी चलाते चलाते छोड़ देते हैं, गाड़ी जा रही है, आप पैदल जा रहे हैं। ये सब क्या है, यानी वो बता रहा है कि आप समाज में अपने आप को फिट नहीं ढाल सकते हैं। तो ऐसे जब आप समाज में कब क्या कैसे किसके सामने इनफ्रंट बोलना कहना ये सब जो जानता है, यानी उसके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशली फिटनेस। इज इट क्लियर। ये होता क्या है, मान लेते हैं बैलेंस डाइट आप नहीं करते तो भी दिक्कत हो सकता है। पर्सनल हाइजीनी नहीं है, यानी शरीर में गंदगी फैलाए घूम रहे हैं, 4 से 10 दिन नहाते ही नहीं है, पूरे शरीर में काठ जमा के रखे हुए हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, वो कहीं हफ्ते 10 दिन पे कहीं नहाते हैं, या कोई त्योहार वगैरह होता है वहां पर नहा लेते हैं, तो काठी लोग हैं। तो ऐसे काठ जमा करके गंदगी लेकर के नहीं चलना चाहिए, जिससे आपका माइंड फिट ही नहीं रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हैं? रात में खाए थे 8 बजे और 8:30-9 बजे तक बिस्तर ले पड़े थे, और सुबह उठे हैं 11-12 बजे, यानी कम से कम उसको 13-14 घंटे की नींद चाहिए। सो रहा आराम से, एक्सरसाइज का मतलब कुछ है ही नहीं। नो नीड फॉर एक्सरसाइज, ओनली फॉर टेक द स्लीप, बस यही उसके लिए लाइफ है। तो यानी ये सब यदि आप करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ साहब ये आदमी क्या है, फिट। क्लियर है। एक पॉइंट इसमें और लिखूंगा मैं, देखेंगे, लिख सकते हैं आप यहाँ पर, डिजीज मीन्स एनी पार्ट a body adversely, क्या बोलेंगे उसको, adversely affected by various sign and symptoms, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे एक लाइन और इसमें, if it transmitted from one person to other is called, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब कोई डिजीज फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में जानते हैं, यानी लिख सकते हैं इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना। लाइक जैसे एड्स है ना, जैसे कैंसर है, ये सब क्या होते हैं, समझ में आ गया। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में जाना जाता है। क्लियर यहां तक बात। आगे इसमें देखेंगे भाई, हम रखेंगे कुछ कॉमन डिजीज कहाँ पे, इन ह्यूमन। हम लोगों में कुछ कॉमन डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्यों लेग रही, तो वायरल है नहीं कि वायरल फीवर है, बैक्टीरियल भी है, प्रोटोजोन्स भी, हेलमिंथीज भी होता है, फंजाई भी करता है। तो देयर आर सो मेनी एजेंट हु कैन काज इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर पर एडवर्स इफेक्ट क्या करते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिख लेंगे एक पॉइंट, यहीं पे लिखिएगा इसको, वायरस, फिर लिखेंगे क्या, फंजाई, फिर लिखेंगे प्रोटोजोन्स हो जाएगा, लिखेंगे इसमें बैक्टीरिया, हेलमेंट्स, ईटीसी कर दीजिए, ठीक है ना। इतने सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, इनको बोलते क्या है, पैथोजन कहा जाता है। चाहो तो लिख लो, आर कॉल्ड पैथोजन।
अब यहाँ पर अभी आएगा पैथोजन और होस्ट। होस्ट कोई शरीर है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिस पर डिजीज कॉज करता है। कौन करता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म, जिसको पैथोजन कहते हैं। पैथोजन मींस ये सब हमारे कॉजल ऑर्गेनिज्म है विच कैन कॉज द डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी इन द एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड द होस्ट। तो होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन भी आएगा तो बताएंगे। अब इसमें एक देखेंगे, जैसे मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, अगर कुछ एक नाम लेता हूं मैं, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। आप जानते क्या करता है? ये टाइफाइड डिजीज करता है, पता होगा ये चीज। लिख देता हूं यहाँ पर, क्या होगा ये? टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड करता है। और टाइफाइड के साथ साथ आप देखेंगे इसमें होता क्या है? फीवर होगा। क्या होगा? फीवर होगा। कितना होगा? लगभग 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ का फीवर होगा। और साथ ही साथ कहाँ होगा ये? इंटर इन, कहाँ पे घुसेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन थ्रो। कैसे जाएगा? तो फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सब काम करते हैं, ये हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। और इससे होगा क्या? स्टमक, स्टमक पेन होगा, यानी हमारा जो पेट होगा उसमें दर्द होगा। ये कैसे जा रहे हैं? खाना पीना आप खा रहे हैं, जो कि डस्ट होगा, कंटामिनेंट होगा, उसको खा गए, उसी के अंदर ये साल्मोनेला टाइफी पाया जाता है। जाकर के शरीर में क्या करेगा? स्टमक में पेन क्रिएट करेगा और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन करेगा। कॉन्स्टिपेशन एक और करेगा, ये क्या? हेडक, हेडक कर देगा। साथ ही साथ इसको अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं, कन्फर्म्ड बाई, कन्फर्म्ड बाई, तो इसका नाम होता है बिडाल टेस्ट। क्या कहते हैं? बिडाल टेस्ट। लिख लेंगे यहां पर। तो अगर पूछा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है क्या साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, अगर टाइफाइड हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड चेक कराने के लिए आपको बिडाल टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये चीजें एक कह सकते हैं कि टाइफाइड पेशेंट की क्या है? क्वालिटी है, जिसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसमें होता क्या है? होता क्या कि एक मैरी मेलन नाम का एक निक नेम था, ठीक है ना। उसी मैरी मेलन के माध्यम से हम देखेंगे, एक लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, मैरी, मैरी MARY होगा, मैरी मैलन, मैरी मेलन एक निक नेम था, निक नेम नाम था किसका? इस मैरी मेलन का निक नेम क्या था? तो देखेंगे, इसका नाम था टाइफाइड, टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी था। और इसका प्रोफेशन क्या था? इसका प्रोफेशन था कुक करना। क्या करती थी ये? कुक करती थी, खाना पकाती थी। और ये खाना पकाते पकाते एक प्रकार से कैरियर हो गई थी, किसका? टाइफाइड का। तो इसी के नाम से मैरी मेलन एक था, जिसका निक नाम क्या था? टाइफाइड मैरी था। और इसके द्वारा आप देखेंगे न जाने कितने वर्षों तक, लिख सकते हैं कुक, सेवरल ईयर, बहुत सालों तक काम किया। एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं क्या था? एक कैरियर थी। क्या थी? तो लिख लेंगे यहाँ पे, कैरियर्स थ्रू फूड। यानी हम कह सकते हैं कि फूड के माध्यम से लोगों को ये क्या बांट रही थी? मैरी मेलन। तो मैरी मेलन का काम था लोगों को टाइफाइड बांटना। ये काम ये कर रही थी, न जाने कितने वर्षों तक ये काम किया इसने। तो ये चीजें आप लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई दूसरा इसमें समझेंगे जिसमें होगा। ये वाला पहले कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमने दिया स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है ना। इन लोगों के द्वारा आप देखने वाले हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं? तो निमोनिया कर रहे हैं। क्या करेंगे? निमोनिया। ये एल्विलाई पर अटैक करता है, नहीं हमारे लंग्स में, रिस्पिरेटरी सिस्टम पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी इसका नाम आपको याद करना है भाई, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दीज टू बैक्टीरिया आर कॉज द निमोनिया। क्लियर है? इसमें 2-3 पॉइंट में इंपॉर्टेंट लिख देता हूं ताकि याद हो जाए आपको भी। लिख लेंगे यहां पर, इन्फेक्टेड एल्विलाई, कहां पर? ये एल्विलाई पर लग करेगा, यानी लिख सकते हैं प्रॉब्लम
रेस्पिरेशन, फिर लिख लेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन में करेगा, साथ ही साथ क्या क्रिएट कर सकता है, फीवर भी कर सकता है, कफ कफ भी बना सकता है, और कुछ करेगा इसमें, और ये कर सकते हैं लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, ये लंग्स के प्रॉब्लम में भी जिम्मेदार होता है। और फिर देखेंगे इसमें क्या होगा, चिल होगा, हेडेक होगा, यानी ठंड लगेगी, बुखार होगा, उसके बाद में आप देखेंगे हेडेक तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं, ठीक है ना, आप ग्रे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जो लिप्स होगा और फिंगर नेल्स, जो नेल्स होंगे कैसे हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे। तो ये चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। कैसे, ये भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये फिंगर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिंगर के आपके नेल्स ग्रे होंगे, लिप्स ग्रे हो जाएंगे, हेडेक होगा, चिल होगा, कफ बनेगा, फीवर होगा, और ऐसे बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। किसके द्वारा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एज वेल एज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हु कॉज द निमोनिया। क्लियर बात यहाँ तक? हाँ, अब तीसरा देख लेंगे इसमें भाई, कुछ वायरस के द्वारा होगा। जैसे मैं आप बात करता हूँ राइनो वायरस, राइनो वायरसेस। अब देखेंगे राइनो वायरस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या होता है भाई, ये इसको कॉमनली कह सकते हैं क्या हम लोग, कॉमनली कोल्ड, कोल्ड कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कॉमन कोल्ड। अगर देखेंगे तो एक कॉमन कोल्ड करने की जिम्मेदारी हम लोगों के अंदर कौन लेता है, राइनो वायरस लेता है। आपको सर्दी नॉर्मल हो जाती है ना, तो सर्दी वाला जो भी होता है ये सब इसी के द्वारा होता है, वायरल फीवर, यानी हम कह सकते हैं राइनो वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता हुआ। तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं क्या, कॉमन कोल्ड कह सकते हैं। और कहाँ पे करेगा, ये लिख सकते हैं इन्फेक्टेड इन नोज, कहाँ पे, नोज। और खास तौर पर देखेंगे तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट पर कर सकता है, बट नॉट लंग्स। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट नॉट लंग्स। ये लंग्स पर छोड़ दीजिए, बाकी आप देखेंगे तो आपके सभी भाग पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये लंग्स पर काम नहीं करेगा। आपको इससे हरासमेंट नजर आएगा, सुस्ती नजर आएगा, चाहिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसे हरासनेस, ठीक है ना। स्नीजिंग क्या होगा, स्नीज होगा इससे। फिर लिख सकते हैं यहाँ पर स्नीज, ड्यू, ये आता कैसे है, ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ फूड, वाटर, ठीक है ना, पेन हो गया, बुक हो गया, कप्स हो गया। अब आए, पेन पड़ा है मुंह में ले खा रहे हैं, क्या पूछना है। तो ये जो आप खा रहे हैं, ये कंटामिनेंट आप कर रहे हैं। बुक है, बुक चाटे हुआ है कप है, कप को ही आप क्या कर रहे हैं, चाय पी लें, लेकिन कप के चारों तरफ के एरिया को आप ही जिम्मेदारी ले रखे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं, इसी से ये राइनो वायरस के चांस ज्यादा होते हैं कि आपके शरीर में क्या करना है, पहुंचने की जिम्मेदारी होती है, ये पहुंच जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे एक कुछ प्रोटोजोआ की बात करेंगे हम। अब ये जान लेना राइनो वायरस है, ये प्रोटोजोआ की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। देखिए इसके द्वारा एक रोग होता है, उस रोग का नाम तो आप बहुत ही फेमस ही होंगे, मलेरिया वाला, तो बता देता है। मलेरिया कौन सा रोग होता है भाई, मलेरिया होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पॉइंट में लिख दे रहा हूं ताकि याद हो जाए। देखिए इसके बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। ऐसा नहीं कि प्लाज्मोडियम अकेला डिजीज कारण नहीं, प्लाज्मोडियम के कई सारे क्या होते हैं, स्पीशीज होते हैं। मैं लिख देता हूं कौन कौन सा, देखेंगे। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम क्या नाम होगा, फैल्सीपेरम, जो कि ध्यान रखिएगा फैल्सीपेरम जो होता है हमारा, ये फर्स्ट मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट घातक, मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया, यानी ये मलेरिया तो करता है, लेकिन ये मलेरिया बड़ा घातक करता है, लोग इसमें मर भी जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये काज क्या करता है? काज फीटल, क्या करता है ये? फीटल डिजीज करता है भाई, फीटल डिजीज करता है, ठीक है ना। कैसे ये जाते हैं? तो इनके स्पोरोजोइड जो होते हैं, मॉस्किटो जिसका कैरियर होता है ना, तो मॉस्किटो के माध्यम से जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर चाहिए तो इंटर्स, इंटर्स फ्रॉम या इंटर्स थ्रू, इंटर्स इन एज स्पोरो, स्पोरोजोइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजोइड। ये सेलेब्री ग्लैंड में क्या होता रहता है? थ्रो bites of female anopheles mosquito, ठीक है ना, ऑफ मॉस्किटो ऑफ इन मॉस्किटो ऑफ, ठीक है ना। ये जैसे शरीर में घुसेगा मॉस्किटो, फिर करेगा क्या? ये अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा। कहाँ लगाएंगे? इंक्रीज नंबर। कहाँ पे इंक्रीज करेगा? तो ये अपनी संख्या इंक्रीज करता है हमारे लीवर में जाएगा, इंक्रीज करेगा संख्या को इन लीवर। कहाँ पे? इन लीवर। और यहाँ पर अपनी संख्या जैसे बढ़ाएगा, तो जब इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी हमारे शरीर में स्पोरोजोइड की संख्या, तो ये सबसे पहले अटैक करेगा हमारे आरबीसी पर, और आरबीसी को रप्चर करेगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर डैश करके आरबीसी रप्चर। आरबीसी रप्चर करेगा तो कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टॉक्सिक सिक्रीट करता है, और टॉक्सिक सिक्रीट नाम क्या हो जाएगा? हीमोजॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हीमोजॉइन सिक्रीट करेगा, जिससे होगा क्या? इसमें चिल होगा, फीवर होगा एवरी डे। कहां पर? एवरी डे 3 to 4 days पर आपको देखने को मिलेगा ये चीज होता है। तो ये समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं कि जब फीमेल मॉस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को जाके बाइट करती है, तो जब वो बाइट करने के बाद उसके शरीर से क्या करता है? उसके शरीर के अंदर जो भी स्पोरोजोइट है उसको लेकर चली जाती है, और ला करके कहाँ छोड़ती है? अपनी सेलेवरी ग्लैंड्स में, यानी सेलेवरी ग्लैंड्स में रख लेती है। तो यहाँ पर आप चाहिए तो ध्यान लिख लीजिए, व्हेन फीमेल मॉस्किटोज बाइट, किसको बाइट करेगा? इन्फेक्टेड पर्सन, इट्स मल्टीप्लाई कहां पर? विथ इन देम, उसी के उसमें अपनी संख्या बढ़ाएगा, टू फॉर्म क्या बनाएगा? इन देम एंड टू फॉर्म क्या बनाएगा? टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स। और स्पोरोजोइड्स बढ़ाएगा, और इसको स्टोर कहां पे करेगा भाई? स्टोर्ड इन सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि यह अपने लाइफ को कह सकते हैं कि ये कंप्लीट करता है। यानी लिख सकेंगे लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन टू होस्ट। इसमें इन टू होस्ट नाम दे देंगे उसका। कौन कौन सा भाई? एक हो जाएगा ह्यूमन हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? मॉस्किटो हो जाएगा। ये क्या करता है? ह्यूमन में पहला हो गया, और दूसरा हमारा मॉस्किटो हो जाएगा। तो क्या करेगा? एक प्रकार से मॉस्किटो को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है? ये वेक्टर होता है। तो इस प्रकार से ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। कौन? मॉस्किटो। मलेरिया कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम को किस तरह से शरीर में लाता है, तो यही है। मान लीजिए बुधई गांव में है, बुधई सो रहे हैं, ठीक है ना। अब आराम से किसी छप्पर ऊपर के नीचे आराम से सो रहे हैं, बढ़िया पुरवाई वाला हवा लेकर के। ये लोग पहुंचे किसी गंदे पानी तालाब वगैरह से अपना स्पोरोजोइड लेकर आ रहे हैं, और ला करके उनके पूरे शरीर पर क्या करते हैं? छेद देते हैं। समझ में आ रहा है? और छेदने के बाद आप देखेंगे कि जब वो सुबह उठेंगे तो उनको हमेशा बुखार नजर आएगा, धीरे धीरे उनके चिल होगा, हेडेक होगा, पेन होगा। तो ये सब चीजें क्रिएट होने लगेंगी, और पूरे शरीर क्या हो जाएंगे? सूज जाएंगे, हाँ सूज जाएंगे। और उसके बाद में देखेंगे उसके शरीर में जो स्पोरोजोइड गया है वो ढूंढेगा भैया इनका लीवरवा कहाँ है, और लीवर में जा करके क्या करेंगे? अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, खूब बढ़ाती चली जाएंगी। और जैसे इनकी तादाद बढ़ जाएगी और ढूंढने शुरू कर देंगे भैया आरबीसी को पकड़ो,
और आरबीसी जहां जहां होगा उसको मारना शुरू कर देंगे, रप्चर करेगा, हीमोजाइन नामक सबस्टेंस सिक्रीट होगा, वही हीमोजाइन सबस्टेंस फिर पूरे शरीर में एक प्रकार से सब क्रिएशन शुरू कर देता है। कुछ मामला समझ में आ रहा है? इसमें सार लीजिए बहुत जल्दी से। चलिए भाई अगला आ गया हमारा, सुन लीजिएगा, हो सकता है हल्का सा दिखे ना। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्या नाम है इसका? फिर बोलता हूं एंटमीबा हिस्टोलिटिका। काम क्या करता है? अमीबियोसिस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे शरीर में घुसता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे शरीर में कहां से जाएगा भाई? तो सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन से जाएगा। फिर इसमें लिख सकते हैं, इसमें डिजीज क्या हो जाएगा? वही हेडक, क्या हो जाएगा? हेडक होगा। फिर इसमें देख सकते हैं क्या हो जाएगा भाई? फीवर भी होगा, चिल होगा, ऐसे तमाम डिजीज आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। और इसमें जो इसका कैरियर होता है, कौन होता है? हाउस जो फ्लाइज होती है ना, जो घर की मक्खियां होती हैं, क्या करती हैं? किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकस होगा, यानी कह सकते हैं क्या यहां पर, जो फीकस, ठीक है ना, इस फीकस से क्या करते हैं? इसको ले जाकर के किसी ह्यूमन शरीर में क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। यानी अमीबियोसिस एक प्रकार से डिसेंटी मतलब पेचिस को कहा जाता है। तो पेचिस मनुष्य में जो ह्यूमंस में होता है, किसके द्वारा होता है? नाम हो जाएगा उसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये बात समझ में आ गया? इसके द्वारा जो रोग होता है, साइंटिफिक या जनरली कहते हैं अमीबियोसिस, और नॉर्मल हम लोग बोलते हैं क्या है? डिसेंट्री के रूप में जाना जाता है। ध्यान से रहे। और इसमें क्या होगा? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना भाई? पेचिस साहब को नहीं हुआ है, तो हुआ है तो आप फील कर सकते हैं। तो ये एब्डोमिनल पेन क्रिएट करेगा, एब्डोमिनल पेन बनाएगा, ठीक है ना? कहां पर? कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग भी करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग भी करवाएगा। साथ ही साथ ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिटेड कहां से? ट्रांसमिटेड द पैरासाइट, पैरासाइट। और कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ, वही जो भी बोला मैंने, FAECES, ठीक है ना? FAECES, फीसस, ठीक है ना? इस फीकस के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से यहां पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर हमारे शरीर में ये पहुंचता है। यानी जैसे हमारे लिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, देखेंगे ना, तो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट जब वो थूकता वगैरह है, तो वहां पर जा करके जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद वो अपने उसके अंदर पाए जाने वाला जो हम कह सकते हैं कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, इसको ले आती हैं, ला करके किसी हेल्दी पर्सन के शरीर में क्या करती हैं? एंट्री करा देते हैं, जिससे डिसेंट्री होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है, ये समझ में आ गया? अब इसमें हम लोग अगला देख लेंगे, हेलमिंथेस। हेलमिंथेस, क्या नाम होगा? हेलमिंथेस, ठीक है ना? हेलमिंथेस में देखेंगे एक हो जाएगा हमारा एस्कैरिस। एस्कैरिस बहुत पुराना होगा, एस्कैरियासिस करता है, क्या करता है? इसमें हो जाएगा एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस यानी कह सकते हैं इंटेंस, कह सकते हैं डिजीज है। इंटेस्टाइन क्या होता है? वहां पर जाएगा, ये डिजीज करेगा। एक और देखेंगे यहाँ पर, इंटरनल ब्लीडिंग भी करता है। यह क्या करेगा? इंटरनल ब्लीडिंग कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक और मस्कुलर पेन भी कहीं ना कहीं ये करता है। क्लियर है? तो पहला स्कैरिस वाला देख लिया, स्कैरियासिस के द्वारा क्या हो रहा है? ये हो रहा है, स्कैरिस में स्कैरियासिस हो रहा है। फिर देखेंगे एक और यहीं पर देख लेंगे, इसका नाम हो जाएगा उचेरिया। उचेरिया, ठीक है ना? उचेरिया की कई स्पीसीज होती हैं, देखेंगे उचेरिया बैंक्रॉफ्टी, क्रॉफ्टियांड, और एक हो जाएगा भाई उचेरिया मलाई। अरे हाँ, यही मलाई है जो आप मलाई खाते वो ना समझ लेना, एलिफेंटियासिस डिजीज करता है, हाथी पांव। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? लिखना चाहिए तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा इससे?
एलिफेंटियासिस, ठीक है ना, एलिफेंटियासिस करते हैं, या इसको हम एक रोग और दे सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्या भाई, फिलेरी फिलेरियासिस। क्या हो जाएगा, फिलेरियासिस डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। होता कहां पर है तो बता देंगे, ये लिम्फेटिक लिम्फेटिक नोड, ये लिम्फेटिक वेसल्स कहिए, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ये कई वर्षों तक पड़े रह जाते हैं, कई वर्षों तक पड़े रह जाते हैं और फिर एक लिम्फियाटिक नोड में पड़े रहते हैं, वहां से जाकर के एलिफेंटियासिस नामक जो डिजीज होता है, फिलियरासिस जो होता है, ये काज करता है, यानी पाँव पूरा हाथी बढ़ जाएगी। इसमें ह्यूमन के जेनाइटल पार्ट को भी डैमेज करता है, मेल जो ह्यूमन होते हैं उनको जेनाइटल पार्ट भी इसमें क्या होते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत होते हैं। फिर देख लेंगे इसमें अगला आ जाएंगे बेटा फंजाई, फंजाई में भी देख लेंगे कुछ। आप जानते हैं फंजाई, फंजाई आप जानते हैं क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है, ठीक है ना। ये फंजाई और एल्गी मिलकर के एक चीज बनाते हैं, नाम बता सकते हैं आप, तो फंजाई और एल्गी मिलकर के क्या बनाते थे, लाइकेन बनाते थे। एल्गल और फंगल जोन आर मिक्स टू ईच अदर एंड टू फॉर्म द लाइकेन एंड अदर म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ये कहीं ना कहीं। तो इसमें देखेंगे फंजाई वाले बता देंगे, इसमें एक जनरा होता है, क्या नाम होता है, जनरा, नाम बता देंगे उसका, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटा एंड हो जाएगा इपीडर्मोफाइटॉन, ये दोनों इपीडर्मोफाइटॉन और ये हमारा ट्राइको, ये जो है ना माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन, यही दोनों है जो क्या करते हैं, लिख लीजिए यहां पर, रिंग वॉर्म, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में जो दाद खाज होता है, इन्हीं दोनों की जिम्मेदारी है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन इपीडर्मोफाइटन। ये जहां शरीर पे आया, जहां दिन भर रहे, समझ में आ गया ना, तो ये खजूली करते हैं। अब आपको शुद्ध भाषा समझ में आ गया कि रिंगवर्म क्या होता है, खजूली, तो ये खजूली करने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। तो देखिए किस तरह से ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से घातक भी हो सकते हैं। तो आपने देख लिया ना कि डिजीज में कैसे डिजीज हो रहा है, कैसे अलग अलग जो एजेंट होते हैं हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, अलग अलग बेस से, अलग अलग वेक्टर के माध्यम से, वो चीजें आपने क्लियर कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं। चलिए भाई, अब इम्यूनिटी आ गया। आप इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा हम क्या कर सकें, फाइट कर सकें। तो फाइट करने को इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी इम्यून सिस्टम को कंफर्म करने के लिए भी इम्यूनिटी का यूज किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इनेट होगा, एक एक्वायर्ड होगा। इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखेंगे, इनेटी में लिख सकते हैं आप लोग चाहिए तो, द एबिलिटी ऑफ एन और एनी, और कर लीजिए एनी ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में लिखेंगे होस्ट, टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इट कन्फर्म्ड, ठीक है ना, इट कन्फर्ड कर लीजिए, इट कन्फर्ड बाई किसके द्वारा, इट कन्फर्म द इम्यून सिस्टम कार्ड, क्या नाम पड़ जाएगा इसका, इम्यूनिटी, यानी इम्यून सिस्टम को कंफर्म करने की जो ट्रिक होती है उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और फिर इसमें लाइन और लिख सकते हैं आप चाहिए तो, क्या लिख लेंगे, इट्स टू टाइप हो जाएगा। बात बताएंगे, पहला क्या हो जाएगा भाई, इनेट, क्या हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इनेट इम्यूनिटी हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ
टाइप ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है ना। एंड ये करता क्या है, इट इट डिफेंस, ये डिफेंस करता है किसके चीज में, हमारे शरीर में डिफेंस करेगा। इट डिफेंस प्रेजेंस प्रेजेंस एट, किसको करेगा, प्रेजेंस एट द बर्थ, ये हमारे शरीर में हम कह सकते हैं बर्थ होता है। और इसको कह सकते हैं कि इसके रोकने के लिए मैनी बैरियर होते हैं, मैनी बैरियर्स, बहुत सारे बैरियर्स के माध्यम से वो क्या करता है, स्टॉप किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक, जैसे ले लेंगे फिजिकल बैरियर, क्या है, फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अभी देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा, और तीसरा आप लिख सकते हैं, इसमें आ जाएंगे हम लोग बात करेंगे इसमें सेलुलर बैरियर, और एक चौथा बात कर लेंगे बच्चा इसमें क्या हो जाएगा, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है ना। अब देखें लिखा है फिजिकल बैरियर, नहीं फिजिकल मतलब हमारे शरीर में क्या कर सकता है, ये किसी चीज को रोक सकता है, तो फिजिकल मतलब हो जाएगा स्किन। भाई शरीर में ये सब क्या है, स्किन ही तो है। तो फिजिकल यानी बाहर से कोई दिक्कत हो रही, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले डायरेक्टली हमारे सेल लेवल पर थोड़े पहुंच जाएगा, पहले स्किन से लड़ना पड़ेगा, इपिथेलियल लेवल पर जाएगा। तो वहां पर लड़ने के लिए कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, बैरियर का काम करता है, फिजिकल बैरियर होता है। तो ये हमारे लिए काम क्या कर रहा है, स्किन के रूप में। अब देखेंगे आ गया, सॉरी, फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा भाई, हाँ, इसमें हो जाएगा इन स्टमक कर दीजिए, इन, सॉरी स्टमक करो चाहे हाई स्टमक करिए, इन स्टमक, ठीक है ना। तो स्टमक के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। अब आ गया साइटोकाइनेस। अब यहाँ पर अच्छा, इसमें जैसे स्टमक, तो ये देखिए सलाइवा भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना, सलाइवा हो सकता है। सलाइवा कहाँ पर होगा भाई, माउथ में भी हो सकता है, और कहाँ पे, आई हो सकता है। यानी थोड़ा बहुत केमिकल, जैसे एसिड, देखो यहाँ ले लो चाहते हो, एसिड इन, हमारे स्टमक से एसिड निकलता है HCl, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, माइक्रोब्स को मार देता है। सलाइवा कहाँ पर है, माउथ में है, आई में, आंख में देखो कोई चीज कीड़ा उड़ा पड़ जाता है तो आप कुछ मत करिए, तब से घसड़ दीजिए, है 2 मिनट लगेगा उनको खत्म होने, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मर जाएंगे। क्यों, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, तुरंत उसको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, उसको मार के खत्म कर देगा। तो आंख में, मुंह में खा लेते हो खाना, चाटो इसी में चले जाते हैं, चूटा उटा हो भी अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, जा बेटा अंदर, गलती से गए हो तो अभी जाइए, मुलाकात होगी आपके किसके साथ, स्टमक में बैठा है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैठा है, तुरंत पकड़ के उनको क्या करेगा, खत्म ही कर देगा। तो वो वहां तक अगर चले गए अंदर तो, अदरवाइज ये माउथ में खत्म हो जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे लिए एक प्रकार से रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना। सेलुलर पर देखेंगे, सेलुलर पर आता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट करते हैं, और ल्यूकोसाइट में कौन सा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो 6 से 7 दिन तक रहता है, इसका लिम्फोसाइट वगैरह, टी लिम्फोसाइट अभी आएगा, सब आ रहा है। फिर देखेंगे साइटोकाइनेस, इसमें लिख सकते हैं बेटा, एक चीज लिखेंगे साइटोकाइनेस में, बता देंगे कि इसमें देखेंगे हाँ, वायरस इन्फेक्टेड, सेल्स सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट प्रोटीन, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, कार्ड, उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन कुछ और नहीं है, वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड कोई सेल है तो वह सेल अपने अंदर क्या सिक्रीट करता है, प्रोटीन करता है, जैसे उसी का नाम होता है, क्या कहते हैं, जो क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। अब जैसे मान लो कि ये, अच्छा ये आपको बताता हूँ इंटरफेरॉन, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, ये सेल है, और ये मान लीजिए ये वायरस के द्वारा डैमेज था, ये वायरस के द्वारा डैमेज था, तो ये वाला जब वायरस के द्वारा डैमेज हो गया है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये अब अपने अंदर क्या करेगा, एक प्रकार से एक प्रोटीन क्रिएट कर देगा। यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन करेगा। अब इंटरफेरॉन अगर दोबारा उस पर आता है वो चीज, तो उसका नुकसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी वही कह रहा है कि कोई भी वायरस के द्वारा, वायरस इन्फेक्टेड द सेल, जब वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, तो यहाँ से प्रोटीन सिक्रीट होता है जिसका नाम इंटरफेरॉन, जो किससे बचाता है, वायरस को बचाने का काम करता है। स्किन लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम्म
अब देखिए इसमें, अब इसमें हमने बात किया है, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा, आपने इन्हेट देख लिया, हमारा हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप देखेंगे किस तरह से इनेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस क्या था। इनेट आपने देखा, एक्वायर्ड में कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, वो आप लिख लेंगे इसमें, ये लिख लेंगे पैथोजन कैसे होते हैं, स्पेसिफिक टाइप होते हैं। कैसे होते हैं भाई, स्पेसिफिक टाइप होता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक बनेगा प्राइमरी रिस्पांस होगा और दूसरा वाला क्या करेगा, सेकेंडरी रिस्पांस का फॉर्मेशन करेगा। तो एक पॉइंट में तो ये लिख सकते हैं और दूसरे पॉइंट में आप चाहिए तो इसमें लिख सकते हैं आउट बॉडी रिस्पांस ए, our body response a pathogen the first time called, क्या उसको बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे आप इसमें क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, ठीक है ना। अब पहली मरतबा जो हमारे शरीर में क्या हो पैथोजन है, तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, प्राइमरी रिस्पांस का एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, चिकन पॉक्स हो गया। समझ में आ गया। अगले पॉइंट में लिख लेंगे, या चाहिए तो इसमें लिख लीजिए कि ये कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होगा हमारे ऊपर बहुत ही कम होगा, ज्यादा पावरफुल ये नहीं होता है। तो वही चीज हमने लिख लिया है कि लो इंटेंसिटी हो जाएगा। एंड अगेन अगर यही आता है, अगेन सेम पैथोजन अटैक कॉल्ड, क्या नाम पड़ जाएगा भाई इसका, सेकेंडरी response which is very high, कैसा होता है, which is very high इंटेंसिटी होता है। और ले देंगे यहाँ पर इंटेंसिटी तो होगा ही, एंड क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा, एंड क्रिएट मेमोरी ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स, यानी जो हमारा पहला वाला बना था उसके प्रति एक मेमोरी तैयार कर देगा कि हाँ भैया आप एक मरतबा आ चुके हो, अब हम आपका बिल्कुल अपने दिमाग में क्या करेंगे, आपके लिए दवाई तैयार रखेंगे। तो यानी एक मेमोरी बनाने का काम कौन करवा रहा है, हमारा सेकंड वाला, जो कि काफी हाई इंटेंसिटी का होता है। प्राइमरी वाला तो चलो ठीक है, थोड़ा लो इंटेंसिटी का, उतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं कर पा रहा है, बट सेकंड टाइम में जब सेकेंडरी बनेगा तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया इतनी बात। फिर लिख लेंगे बोथ प्राइमरी एंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्या करता है, रिस्पॉन्स कैरिड बाय टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। उसका नाम क्या हो जाएगा, एक होगा बी लिम्फोसाइट और एक क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट। यानी कि जो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं, ये जो रिस्पॉन्स होते हैं किसके द्वारा होते हैं, बाय टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट, एक क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट के नाम से इसको हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे इसमें बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये भी देखेंगे। यहीं पे जाओ तो लिख लो, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, क्या बनाता भाई, प्रोड्यूस एंड आर्मी, क्या बनाता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन का निर्माण करेगा। और वही आर्मी ऑफ प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी, नाम लिख सकते हैं, प्रोटीन कार्ड उसका नाम हो जाएगा क्या, एंटीबॉडी कहा जाएगा। किसके लिए करेगा, दैट रिस्पॉन्स फॉर पैथोजन, ठीक है ना। अब इसमें एक कामा लगा के लिख सकते हैं, टी लिम्फोसाइट डोंट सेक्रेट
ये कुछ नहीं सिक्रिएट करेगा, यानी इसके अंदर से किसी प्रकार की एंटीबॉडी वगैरह कुछ सिक्रिएट होने वाली है नहीं, डू नॉट सिक्रिएट बट हेल्प, लेकिन ये मदद करता है कहां पर, बट हेल्प किसके साथ करेगा, बट हेल्प टू बी lymphocyte फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटी बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बी का काम क्या था, एक एंटीबॉडी बना रहा था, टी वाला कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसकी मदद कर रहा है कि भैया बी वाले आप करिए, हम तो किसी योग्य नहीं लेकिन आप तो कम से कम एंटीबॉडी बनाएंगे, हमारी सुरक्षा होगी, तो आप करिए, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो ये किया गया। अगले पॉइंट में चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ इसमें लिख सकते हैं आप बोथ, या लिखेंगे ईच कर लीजिए, इसमें ईच लिम्फो नहीं भाई, ईच एंटीबॉडी करिए ना, एंटीबॉडी हमने बनाया है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, हैज 4 पेप्टाइड, कितने होते हैं 4 पेप्टाइड, क्या बनेगा, पेप्टाइड चेन होंगे, जिसमें आप देखेंगे दोनों पेप्टाइड चेन में क्या होगा, 2 स्मॉल होंगे, 2 स्मॉल होगा, जिसको क्या बोल सकते हैं, लाइट चेन कह सकते हैं, और 2 हैवी होगा, 2 कैसे होंगे, हैवी होंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हैवी कार्ड, नाम क्या हो जाएगा, मतलब 2 कह सकते हैं, हैवी का या 2 लॉन्गर कर दीजिए, 2 लॉन्गर होंगे, तो जो लॉन्गर होगा कार्ड हैवी, क्या होता है, हैवी चेन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, उसी में चाहिए तो एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, लिख देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, H2L2, क्या इसको लिखा जा सकता है, 2 हाई है और 2 लाइटर, यानी कह देंगे 2 हैवी 2 लाइटर, इसीलिए हमने कह दिया 4 पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी H2 और L2 के फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखेंगे एक पॉइंट उसे बढ़ाते रहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन कहाँ पे, आवर बॉडी, हमारे शरीर में निकलते हैं, आवर बॉडी में निकलते हैं, कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर डैश करते हैं, लिख दीजिए आप IgA लिख सकते हैं, IgM, आगे क्या हो जाएगा भाई, IgE कर देंगे, IgG हो जाएगा, ये चीजें हमारे पास निकलेंगी, इनका सबका अपना अपना योग ये काम होता है, अभी मैं बताने वाला हूँ। अब देखेंगे ये सब होते कहाँ पर, ये हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है ना, ये ब्लड में पाए जाते हैं, एंड क्या करते हैं, देयर रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, इनके रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं भाई, देयर रिस्पॉन्स आर कॉल्ड HUMORAL, ह्यूमरल इम्यून, ठीक है ना, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, HIR, यानी हमने बता दिया H2L2 समझ में आ गया, 4 प्रकार के हमारे शरीर में एंटीबॉडी होते हैं, कौन कौन से, IG, IgM, IgE, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G, ठीक है ना, ये सभी होते हैं। अभी इनका सबका मैं काम बता देता हूँ क्या होता है। अब ये सभी होते हैं कहाँ पर है, इट इज अ फाउंड इन द ब्लड, ब्लड में पाए जाते हैं, और जब ब्लड में होते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, तो इनके रिस्पॉन्स का जो नाम पड़ जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखेंगे हमने बना दिया है, यहाँ पर आपने पेप्टाइड चेन बना दिया है। पेप्टाइड चेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाई शेप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये जानिए, वाई शेप होते हैं, 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने वाला क्या होता है, उसके साथ एंटीजन जुड़ता है, और जिस स्थान पर वो एंटीजन से जोड़ने की कोशिश करता है इसको इपिटोन के नाम से जाना जाता है। तो इपिटोन भी आता है, भी आएगा तो हम बता देंगे क्या होता है। इसमें देखेंगे ये आपस में क्या होते हैं, यस यहाँ जुड़े हुए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करते हैं, और यहाँ पर ये सी वाले जो होते हैं क्या होते हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इम्यून जो रिस्पॉन्स करता है हमारे शरीर में, एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स करेगा यानी CMI के द्वारा, और एक ऐसा होगा एंटीबॉडी मेडिएटेड होगा, जो एंटीबॉडी मेडिएटेड बना होगा उस पर आधारित होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके साथ लाइट चेन आकर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों के बीच में क्या होता है, यहीं पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो यहाँ पर आकर के एंटीजन बाइंडिंग क्या करता है,
साइट आपस में जोड़ते हैं एंटीजन। जैसे ताला और कुंजी है ना, वो कुंजी वहीं लगेगा जिसका ताला होगा, ताला और कुंजी अलग अलग लोगों में अलग अलग नहीं लग सकता है। तो ऐसे ही आकर के वहीं पे बैठ जाएगा, और बैठने के बाद आप देखेंगे कि ये आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे, कोरिलेट करके और यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपस में हमारे स्पेसिफिक और सेल मेडिएटेड के माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, जो कि वाई शेप के होते हैं। बाकी इसकी कुछ क्वालिटीज होंगी जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, इसमें आप जो कह रहे थे, चारों का नाम दिया था मैंने, चारों को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए पहला क्या है, आईजीए, इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन ए के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्या काम है, ये फॉर्म्ड इन द कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम ऑफ मदर मिल्क, यानी जब माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना, तो उस समय जो मिल्क होगा वो बिल्कुल किस कलर का होगा, एलोइसिन कलर का होगा। और वो एलोइस क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, इसीलिए कहा जाता है कि और ये क्या एलोइस पार्ट क्या नाम कहा जाता है उसका, कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी है उस बच्चे के लिए। इसीलिए अगर इसको बच्चा को पहले मरतबा बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पीता है तो बहुत सारे डिजीज से उसको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है उसे। इसीलिए सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि उसके शरीर में कोलेस्ट्रम जाए, क्योंकि वो एक एंटीबॉडी होता है, बहुत सारे डिजीज को खत्म करने की क्षमता रखता है कोलेस्ट्रम। तो उस कोलेस्ट्रम से मिलता है कहाँ पर वो, तो लिखा है ना, विच कलर एंड ओनली द एंटीबॉडी हु ट्रांसफर, एक मात्र ये एंटीबॉडी है हु कैन ट्रांसफर फ्रॉम द, किसके द्वारा, प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से ट्रांसफर होने वाला मात्र एक एंटीबॉडी है, दैट इज कॉल्ड, क्या है, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए। क्लियर है बात, आगे देखेंगे। आगे आईजीएम, देखिए इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है ना, क्या होता है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा है, आईजीएम होता है। क्लियर है। प्रोड्यूस कहां से होता है, प्रोड्यूस बाई वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट से प्रोड्यूस होता है। और सबसे पहले क्या लिखा, इट्स फर्स्ट अपीयर, सबसे पहली मर्तबा जो अपीयर होने वाला होता है वो कौन सा है, आईजीएम वाला ही होता है, जो सबसे पहली मर्तबा दिख जाता है। अगला है आईजीई, ये क्या होता है, प्रोड्यूस बाई प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल्स में क्या होता है, वहां से प्रोड्यूस किया जाता है। और फाउंड कहां पे होता है, फाउंड इन लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड पर पाया जाता है। और कह सकते हैं कि आईजीई इज द साइट फॉर द एंटीजन एंट्री, और यही एक साइट है जहां से एंटीजन क्या करता है, एंट्री करता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। एक आया आईजीजी, हैवी चेन, सबसे हैवी चेन ही है, कहां पर होता है, फाउंड इन द ब्लड एंड फ्लूइड, ये होगा ब्लड में, फ्लूइड में। एंड ये काम क्या करता है, न्यूट्रलाइज टू द टॉक्सिन, यानी वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो आ जाते हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। जैसे कहते हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडी है, वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा तो ठीक है, मर थोड़े ना जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी इससे लड़ेगा, उसको किल कर देगा कुछ समय बाद। तो वो कोई और एंटीबॉडी नहीं है, नाम क्या है, आईजीजी। क्लियर हो गया बात मेरे हिसाब से आपको। अब देखेंगे, हमने नोट्स लिखा, यहाँ पर लिखा कि अगर आईजीजी की मात्रा जो किसको न्यूट्रलाइज करता है, टॉक्सिन को, ठीक है ना, अगर वह टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने वाला एंटीबॉडी दैट इज द आईजीजी इज मोर, अगर शरीर में ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा, बड़ा खतरनाक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, यानी दैट इज आवर इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है क्या करेगा, टू अटैक हेल्दी सेल, टिश्यू, ऑर्गन बाय मिस्टेक। तो ये बाय मिस्टेक क्या करेगा, हमारे शरीर का जो हेल्दी सेल है, जो टिश्यू है, उसको कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, डैमेज करना शुरू कर देगा। तो वही चीजें कह रहा है। फिर है अगला नोट देखेंगे, मैक एंटीबॉडी, हम एंटीबॉडी कहां से, मान लेते हैं अगर किसी इंसेक्ट को मारना है तो इंसेक्ट के ही डेड पार्ट से हम एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं ताकि वो मर जाए। जैसे सांप का जहर है, टॉक्सिक होता है ना, जो वो वीनम है, उस वीनम को मारने के लिए उसी सांप से हम क्या बनाते हैं, एंटीवीनम तैयार कर देते हैं, जिससे वो सांप को न्यूट्रलाइज, सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि मेक एंटीबॉडी फ्रॉम द पैथोजन, पैथोजन से ही तो हम एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं। सो फ्यू पार्ट बाइंड विद द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज द एंटीजन डिटर्मिनेंट,
तो वो कह रहा है कि मेक एंटीबॉडी फ्रॉम पैथोजन सो फ्यू पार्ट बाइंड विद द एंटीबॉडी, कुछ पार्ट एंटीबॉडी के साथ एंटीजन वाला क्या करता है, जुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट, यानी एंटीजन जाता है डिटर्मिनेंट करता है, पहचानता है, निर्धारित करता है कि हमको जुड़ना कहाँ पर है, उसी को एंटीजन डिटर्मिनेंट कहते हैं। फिर देखिए, ऑल पैथोजन पार्ट्स डू नॉट बिहेव, सारे के सारे पैथोजन जो होते हैं उनके सारे पार्ट हमारे क्या करते हैं, एंटीजन की तरह काम नहीं करते, कुछ भाग होंगे जो एंटीजन की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे एंटीजन हमारा जो सॉरी एंटीबॉडी कैसा है, वाई शेप का होता है, ह्यूमन में वाई शेप का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर दिया गया है एंटीबॉडी हैव द टू एंटीजन साइट, प्रत्येक एंटीबॉडी के पास दो एंटीजन साइट को क्या करते हैं, ये लोग पाए जाते हैं। यानी एक एंटीबॉडी है, मान लीजिए एंटीबॉडी है, अब इसके पास दो एंटीजन साइट होगा, यानी एक यहाँ पे जोड़ सकता है, एक यहाँ पर जोड़ सकता है, समझ में आ गया। तो प्रत्येक एंटीबॉडी के पास हाउ मेनी साइट, एंटीजन साइट होते हैं, दो होते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर लिखा है एंटीजन डिफरेंट शेप साइट, एंटीजन का शेप साइट डिफरेंट होता है, एंड एंटीजन हैव द स्पेसिफिक रीजन ऑन देयर सरफेस विच एक्ट एज एंटीजन डिटरमिनेंट, प्रत्येक एंटीजन के पास एक स्पेसिफिक साइट होता है, उसके कहां पर, उसके बॉडी सरफेस पर होता है, जिसका ये काम क्या होता है, एंटीजन को डिटरमिनेंट करता है, यानी कहीं ना कहीं उसको पहचान करने की कोशिश करता है, उसका नाम क्या होता है, ईपीटॉप कहते हैं। यानी यही एंटीजन में जो ईपीटॉप एक स्पेसिफिक साइट है, ईपीटॉप के बदौलत एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ सकता है। जब एंटीबॉडी को जोड़ना होगा एंटीजन के साथ, तो सबसे पहले वह एंटीजन का ईपीटॉप वाली साइट को ढूंढेगा, वही चीज लिखा होगा, आगे देखेंगे। एंटीबॉडी आइडेंटिफाइड एंटीजन बाय ईपीटॉप, यानी एंटीबॉडी को एंटीजन को सर्च आउट करना है, तो सबसे पहले किससे ढूंढना है, वो ईपीटॉप, इसके साथ ईपीटॉप के साथ ही उसको पहचान कर लेता है, समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे इंटरफेरॉन एक टर्म होता है, उसमें होगा इंटरफेरॉन को लिखते हैं IFNS, यानी ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन तो है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका, बहुत लोवेस्ट, बहुत कम होता है, ठीक है ना। देखेंगे क्या काम होता है, तो हमने बता दिया है कि ये सिंथेसिस होता है होस्ट सेल में, होस्ट सेल में ये हमारे तैयार हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स टू द वायरल डिजीज, अगर कोई वायरल डिजीज हो जाता है तो उससे लड़ने की क्षमता होस्ट सेल में जो होता है उसी का नाम क्या है, इंटरफेरॉन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। होता क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो नाम दिया मैंने एलिक इशैक्स एंड जीन लिंडेमान, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरफेरॉन के सबसे पहले सर्च आउट किया, डिस्कवरी किया। क्या कहा, कोई वायरस है, वायरस गया और किसी एक हेल्दी सेल को, यानी मान लीजिए सेल ए है, इसको अटैक करता है, सेल हमारा डेड हो गया, यानी सेल ए मर गया, समझ आ गया। अब जब वो सेल मर जाता है तो अपने अंदर से क्या करता है, एक केमिकल सीक्रेट करता है, उसी केमिकल का नाम क्या हो जाता है हमारा, ये इंटरफेरॉन कहा जाता है, और वह इंटरफेरॉन क्या काम करता है, उसको बचाने का काम करता है, समझ में आ गया। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेल ए, और यही सेल ए बाद में क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बना देगा, एक प्रोटीन बनाएगा, उसी प्रोटीन के बदौलत हम क्या करेंगे, उस प्रोटीन का नाम देखिए यहाँ पर लिख दिया AVPS, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। अब जब सेल ए डैमेज हो गया, वो कह रहा है कि साहब हम तो मर गए, लेकिन जब हम मरे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी जो नेबरिंग सेल है, यानी सेल बी, वो तो कम से कम प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जाते जाते वो तैयार करके प्रोटीन चला जाता है जिसका नाम पड़ जाता है AVPS, ठीक है ना। तो यही जो एंटीवायरल प्रोटीन होता है वो सेल ए के द्वारा बना दिया जाता है ताकि सेल बी क्या हो जाए, अब उस सेल जब उस पर अटैक हो वायरस का तो क्या रहे, बच जाए। समझ में आ गया क्या इंटरफेरॉन, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए भाई, अब इसमें हम लोग बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या, बहुत आसान है इसीलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, बॉडी इन होस्ट, यानी हमारे शरीर में क्या होता है, ये बनते रहते हैं, हमको लेने, इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होता है, ये हमारे होस्ट बॉडी में तैयार हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, अब ये सब हम लोगों को लेने के लिए दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप शरीर में क्या होते हैं, बन जाते हैं, ये अपने आप इसकी मेमोरी क्या करता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये तैयार कर देता है। भाई एक बार अगर एक बार मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि एक बार होने के बाद हमारी शरीर पहचान जाती है, यानी मेमोरी क्रिएट कर लेती है, और फिर उसके प्रति क्या करती है, एक प्रकार से अपने अंदर एंटीबॉडी तैयार कर देती है, यानी फिर दोबारा वो आता ही नहीं।
तो ये सब क्या होते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। होते क्या है, हाँ ये स्लो होते हैं, धीमे होते हैं, लेकिन इट टेक द मोर टाइम। दो प्रकार के होते हैं, दैट इज द नेचुरल, अदर इज द आर्टिफिशियल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल, दैट इज द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आप देखेंगे द फर्स्ट टाइम क्या होता है, बॉडी विल बी अंडरस्टैंड बट अगेन इट रिस्पॉन्स। एक मरतबा क्या होता है, जब शरीर में नेचुरल में होगा कि ये जब शरीर में हमारे आएगी, अभी मैंने बताया ना चिकन पॉक्स शरीर में एक बार आ गया, अब हमारी शरीर में उसकी हमारी बॉडी समझेगी कि आखिर ये है क्या, उसके विषय में जब समझ जाएगी तो पहली मरतबा तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन सेकंड टाइम में अब क्या होगा, अब वो नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार करके रखी है, यानी वो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करेगी, रिस्पॉन्स कर देगी। तो वही चीज मैंने लिखा है नेचुरल में। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है, टेक द वैक्सीन फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द आउटसाइड, यानी बाहर से आपको वैक्सीन लेना पड़ता है ना। जैसे देखेंगे बीसीजी पोलियो के लिए, तो ये सब क्या होता है, हम टीका बाहर से ले लेते हैं, तो ये चीज इसमें आर्टिफिशियल में आ जाएगा। एक यहाँ पर देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी में लिखा कि इट इज अ रेडीमेड, क्या है ये, रेडीमेड एंटीबॉडी, यानी बाहर से एंटीबॉडी लेना पड़ता है, शरीर को सुरक्षा देने के लिए बाहर से एंटीबॉडी तैयार करनी पड़ती है, तो वो रहता है। इसमें मेमोरी नहीं बन पाती, यानी एक बार अगर हो गया तो दोबारा मेमोरी नहीं बन पाएगी। एक बार देखिए चिकन, ये बता ना चिकन पॉक्स, एक बार हो गया दोबारा नहीं हो रहा, लेकिन अब सोचिए कि अगर इसको करना, एक बार स्नेक है, स्नेक एक बार के काट के चला जाए, अब क्या दोबारा स्नेक आएगा तो हमारे शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार होगी, नहीं, दोबारा आएगी तो खत्म हो जाएंगी, पहली मरतबा बचिए तो यही चीजें कह रहा है कि इसके लिए क्या होता है कि हम हमारे अंदर इसकी मेमोरी नहीं बन पाती है, मेमोरी नहीं बन पाती है तो ये और खतरनाक है। जैसे देखिए स्नेक बाइटिंग है, जैसे देखेंगे डिप्थीरिया के डेड पार्ट को हम क्या करते हैं, मेड एज एंटीबॉडी की तरह बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं इन बॉडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। यानी हमने क्या किया, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया काज करता है, उसमें क्या हो, उसके डेड भाग को हमने क्या कर दिया, इसके डेड पार्ट को हमने एक उसके द्वारा एंटीबॉडी तैयार कर दिया। बताया ना कि किसी भी पैथोजन से एंटीबॉडी तैयार किया जाता है उसके प्रति, तो हमने वहाँ डिप्थीरिया के डेड पार्ट को एज अ एंटीबॉडी तैयार किया, शरीर में इंजेक्ट कर दिया, जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे शरीर में क्या होगा, सुरक्षा हो जाएगा। अब आएगा अगर डिप्थीरिया तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है, एक कैसा होता है, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में आप देखेंगे, नेचुरल में होता है सबसे इंपॉर्टेंट आईजीए, यानी ये कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल में मिलता है, नहीं माँ के दूध से मिल जाएगा, बच्चे को दे दिया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, नेचुरल है ये आईजीए नामक एंटीबॉडी। और आर्टिफिशियल क्या है, स्नेक बाइटिंग। अभी स्नेक का थोड़ा ना, अभी बताया ना हमने, स्नेक अगर एक बार काट ले, दोबारा हम काटने का वेट करेंगे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गई है तो हमारी बेवकूफ होगी, यानी हमारे शरीर में बना नहीं है, इसके लिए हमको बाहर से क्या कर लेना पड़ेगा, एज अ रेडीमेड एंटीबॉडी लेना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, यानी हम लोग एंटीवीनम लेते हैं इस वीनम के लिए, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्व लीजिए, देखिए भाई आ गया वैक्सीन या वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन में देखेंगे, सबसे पहले जो लुईस पास्चर साहब ने अपना दिया था उसी के विषय में लेकर के चलेंगे। वैक्सीन में जिससे वैका एक शब्द आता है, वैका, ठीक है ना। तो वैका वर्ड जो होता है कहाँ से लिया गया, ये काउ से लिया गया, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं बात करता हूँ एडवर्ड एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट क्या किया था, फर्स्ट डिजाइन किया था, फर्स्ट डिजाइंड वैक्सीन, यानी सबसे पहली मरतबा जो वैक्सीन को डिजाइन करने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर साहब थे। फिर यहाँ पर एक समझिएगा लुईस पास्चर, गिवन द वर्ड वैक्सीन। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहली मरतबा जो वैक्सीन का शब्द किसने कहा था, तो किसने कहा था, एडवर्ड जेनर साहब ने कहा था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, अभी आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे इसमें, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय बॉडी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एंटीबॉडी किसके प्रति, अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, ठीक है ना। यानी लिख लेंगे यहाँ पर एक पॉइंट और, पास्चर साहब थे, लुईस पास्चर था ना इनका नाम, पूरा नाम लुईस पास्चर था, तो पास्चर साहब ने क्या किया था, ले लेंगे पास्चर डेवलप
वैक्सीन अगेंस्ट, किसके प्रति दिया था भाई? अगेंस्ट लिख देंगे रेबीज। क्या नाम था इसका? रेबीज। सब ब्रैकेट में चाहिए तो यहाँ पर लिख लिया 1885। और साथ ही साथ पोलियो, यानी पोलियो के लिए और रेबीज के लिए सबसे पहली मरतबा जिसने तैयार किया था क्या वैक्सीन, वो कोई और नहीं थे, हमारे वही लुईस पास्चर साहब थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए है, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर, ग्लोबल ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे क्या? GIP। कब होता है ये भी लिख लेंगे यहाँ पर चाहिए तो 1974 स्टार्टेड। किसने स्टार्ट किया था? स्टार्टेड बाय WHO, ह्यूमन, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिप्थीरिया, मीजल्स, फिर हो जाएगा किसके लिए भाई? TB। उसके बाद हो जाएगा पोलियो के लिए इन्होंने किया था। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? लिख देंगे टिटनस के लिए, टिटनस। तो ये जितने भी डिजीज हमने यहाँ पर लिख दिया, ये कुछ और नहीं, ये बताने का काम करा कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम चलता था जो वर्ल्ड हेल्थ हमारा कौन सा है? WHO, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम है जो हेल्थ के लिए पूरे देश में ये क्या करता है, एक प्रकार से कह देते हैं लोगों को चेतना देता है कि अगर किसी देश में कोई डिजीज है, कोई रोग है तो उसकी जानकारी दीजिए। हम लोग एक प्रोग्राम चलाएंगे जिससे इन सभी प्रकार के रोगों से हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? अब यहीं पे एक टॉपिक मैं और बताता हूँ आपको, एलर्जी। देखेंगे भाई एलर्जीज, देखेंगे एलर्जीज में भी मैं लिखता चला जाऊंगा, नोट जरूर करेंगे। देखेंगे दोज थिंग्स which response of immune system by certain antigen प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। और कौन से हो सकते हैं? जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, डस्ट हो सकते हैं, एनिमल डग हो सकता है, पॉलन हो सकता है, ये तो होंगे, पॉलन हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में देखेंगे इन सभी चीजों को, यानी कि कह सकते हैं एजेंट जो होते हैं हमारे, जो एजेंट कॉज करते हैं क्या? एलर्जी। तो एजेंट जो एलर्जी काज करते हैं उसका एक नाम होता है, इनका नाम मैं लिख देता हूं, एलर्जेंस कहा जाता है। एलर्जेंस के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये समझ में आएगा बात। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, देख लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए, कहीं ना कहीं बोर्ड में फंसने की पूरे चांसेस एलर्जी से रिलेटेड सवाल देखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर इसके कुछ सिम्टम पहले देखिए। ये एलर्जी किसी को हो गया तो क्या सिम्टम होगा भाई? तो इसमें हो जाएगा स्नीजिंग। क्या होगा? स्नीजिंग हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। और ये होता क्या है, ये क्यों हो जाता है, क्यों एलर्जी होता है? तो एक केमिकल रिलीज होता है, तो लिख लेंगे एक केमिकल रिलीज्ड कहां से? फ्रॉम मास्ट सेल। क्या नाम होगा उसका? मैं लिख देता हूं, फ्रॉम मास्ट सेल। उस मास्ट सेल से कुछ केमिकल निकलेंगे, उसी केमिकल के द्वारा एलर्जी होता है। तो उस केमिकल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा है वो? तो एक हो जाएगा हमारा, ब्लू से लिख देता हूँ, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। क्या होगा? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये सारी चीजें क्या, अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इसको कौन स्टिमुलेट करता है? तो एक अभी हमने एक तो आपको बताया था, याद करिए, IgA, फुल स्टॉप लगाइए, IgEA, ठीक है ना। क्या लिखा? इम्यूनोग्लोबिन E। अब यही हमारे इम्यूनोग्लोबिन E काम करता है कि ये क्या करता है कि एलर्जी रिस्पॉन्स कर देता है, यानी हम कह सकते हैं, डैश कर लेंगे, स्टिमुलेट, इसको स्टिमुलेट टू मास्ट सेल, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? हिस्टा प्लस सेरोटोनिन।
भाई यही आईजीए तो चाहता है कि आपको एलर्जी हो जाए। तो आईजीए क्यों चाह रहा है? ये आईजी चाहता है कि आपके शरीर के मास्ट सेल को हम स्टिमुलेट कर दें और आपके शरीर में हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हो जाए और एलर्जी क्रिएट हो जाए। तो इसको रोकने के लिए क्या हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है? नहीं है हमारे पास। उसका हमारे पास ट्रिक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी हिस्टामिन। यही शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर एक एंटी हिस्टामिन होता है, उस एंटी हिस्टामिन का नाम क्या होगा? स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स, और एक और हो जाएगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ये जो होते हैं कहीं ना कहीं इनके बदौलत हमारे से जिसके शरीर में स्टेरॉइड और एड्रेनलिन नाम का केमिकल सीक्रेट हो रहा है, वो जान लीजिए कि एज एंटी हिस्टामिन है, शरीर के अंदर होने वाले मास्ट सेल को जो एक्टिवेट करता है, जो स्टिमुलेट करता है, उस एंटीबॉडी यानी कि आईजीए कम कर देता है कि भैया अब एलर्जी ना निकालो, हम आ चुके हैं, यानी कि हम एंटी हिस्टामिन है, मेरा नाम क्या है बताएगा, अपना नाम स्टेरॉइड और एड्रेनलिन, और जा करके उसको रोक देता है। समझ में आ रहा बात? ऐसे भी आप आगे देखेंगे एड्स वाला होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम वाला, तो भी आप समझेंगे एचआईवी के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है ना। तो ये जितने भी आप देखेंगे एचआईवी के द्वारा एड्स वाला है, कैंसर भी होता है, कैंसर में देखेंगे ट्यूमर होगा, ट्यूमर में क्या होता है? विनाइल होता है, मैलिग्नेंट होता है। विनाइल वाला तो एक फिक्स स्थान को यानी कह सकते कन्फाइंड एरियाज में अपनी संख्या को बढ़ाता है, लेकिन आप देखेंगे मैलिग्नेंट वाला बड़ा घातक होता है। यहाँ पर होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल हो जाता है, और अनकंट्रोल्ड सेल होने के बाद क्या करता है कि पूरे के पूरे हेल्दी सेल को क्या करता है? डैमेज कर देता है, ठीक है ना। इसी को मेटास्टेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये वहां पर दोनों हो जाते हैं। कैंसर जो होता है ये आकोजेनिक जीन के द्वारा होता है, और उस आकोजेनिक जीन में आप देखेंगे यानी कि आकोजीन के नाम से जाना जाता है। तो ये जितनी भी चीजें होती है सबके शॉर्ट फॉर्म आप जानेंगे, इसमें सबके किसके द्वारा कौन सा एजेंट करता है। फिर इसमें आप देखेंगे कुछ इसमें आपको ड्रग्स एल्कोहलिक वाला आता है, तो इसको तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल अगर कहानी की तरफ पढ़ें तो भी लिख ले जाएंगे। अपॉइड्स क्या होता है ना, तो ये जो है कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। फिर इसमें अल्कोहल्स के विषय में आएंगे, कौन कौन से केमिकल सीक्रेट होते हैं, उन सभी के बारे में आप जानेंगे। जैसे अपॉइड्स हो गया, अफीम हो गया, ये तमाम जो किसके अंतर्गत आते हैं, हम कह सकते हैं कि ड्रग्स और एल्कोहल के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इतने हमारी तरफ से हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें आप एंटीबॉडी वाला एक फिगर जरूर ड्रा करिएगा, और ये निश्चित तौर पर आपको इस बार बोर्ड में मिलेगा। अभी लास्ट टाइम में आ चुका है, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। और इसमें जितनी भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंस हमने लिखा, जिससे आपको ये जानना है कि मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है, उस सीक्रेट करने वाले को रोकने वाला क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, एलर्जी को कौन कंट्रोल करता है, नाम बता देंगे, स्टेरॉइड्स और एड्रेनलिन होता है। यानी यहाँ पर जितने भी शॉर्ट फॉर्म हमने आपको छोटे नोट्स लिखा दिए हैं, एडवर्ड जेनर का क्या योगदान है, लुईस पास्चर ने क्या बताया था, फिर उसी में देखेंगे पास्चर साहब के द्वारा दिया गया क्या था, सबसे पहली मरतबा वैक्सीन दिया गया था, नाम क्या था? रेबीज था। कब दिया गया था? 1885 में दिया गया था, और पोलियो के बारे में दिया था। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर इतना जो मैंने टॉपिक आपको बता दिया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप मान कर चलिए कि यू विल गेट द गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर। और ये काफी वेटेस्ट चैप्टर है, भी ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। पिछली मतलब बहुत सारे सवाल यहाँ से आए थे, तो इस बार तो आना ही आना है भाई। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हमारे आ रहे हैं, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और आपके एग्जाम से पहले हम एक ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके मानकर चलिए कि महामैराथन की तरह होगा, और उसको आप पढ़ेंगे जरूर, और वो जाने दीजिए कि वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि उस 25 से 30 क्वेश्चंस में निश्चित है कि आपको ज्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ 10 से 12 सवाल वहां से मिलना ही मिलना है, वो लिख लीजिए कहीं पर आप। तो वो हम लोग एग्जाम से पहले एक दिन पहले क्या करेंगे, उसको बनाएंगे और आपके सामने जरूर देंगे, जिससे आप लोगों का भला हो और अच्छा निकले, आप और अच्छा गुड मार्क्स लाएं। जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो और बेहतर रहेगा, जिन्हें लगता है कि नहीं हम बस किसी तरह मिडिल में हैं, हम किसी तरह हो जाएंगे, तो और बेस्ट कर सकते हो। जिनको लगता है भैया हम पास कैसे होंगे, तो वो लोग जरूर उसको देखेंगे, जिससे आपके पास होने के चांसेस तो निश्चित तौर पर हो जाएंगे, ये आप जान लीजिए। अगर उनको लगता है कि भैया हम पढ़े ही नहीं, पूरा साल भर करेंगे कि कैसे क्या होगा, कुछ क्या होगा, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन आप उसको ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत जल्द हम लोग उस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन आंसर ले लीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करा कीजिए, जिससे हम लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ सकें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।